आप सभी छात्रों को आज के सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम भोजन संसाधन में सुधार के बारे में सीखेंगे और इस सत्र में हम सिद्धांत भाग 5 जिसमें एनसीईआरटी अभ्यास है, उसका अन्वेषण करेंगे। यह अस्वीकरण है। तो हमारे आज के सीखने के उद्देश्य क्या हैं? आज हम एनसीईआरटी अभ्यासों के माध्यम से अध्याय 12 जो है हमारा खाद्य संसाधन में सुधार, उसकी मूल अवधारणाओं को जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमें अनुक्रमिका में जैसा आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्न करने हैं और उन पर हमें आपके साथ चर्चा करके उनको समझेंगे कि उनके उत्तर आखिर क्या बनने चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है, फसल उत्पादन की किसी एक विधि का वर्णन करें जो उच्च उपज सुनिश्चित करती है। यह प्रश्न एनसीईआरटी अनुभाग 12.1.2 का है। तो इसके हल पर ध्यान देंगे। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं कि कैसे आधुनिक कृषि प्रथाओं जैसे जो फसल उत्पादन के तरीके हैं, वह कैसे उच्च उपज सुनिश्चित करते हैं। हम अब इस तरह के एक तरीके पर विस्तार से आपके साथ चर्चा करते हैं। जो पहला तरीका है वह है अंतर फसलन। तो यह अंतर फसलन जो है, यह एक खेती का तरीका है, एक तकनीक है जहां 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में साथ-साथ उगाया जाता है। यह विधि स्थान, धूप और पोषक तत्वों के कुशल उपयोग से फसल की उपज बढ़ाने में मदद करती है। इससे कीड़े, पीड़क और बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है क्योंकि अलग-अलग फसलें एक दूसरे के कीड़ों को भगा सकती हैं। अंतर फसलन मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करके सतत कृषि को बढ़ावा देती है, जिससे यह खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक प्रभावी रणनीति बना जा देती है। यह खेती की विधि है जिसमें एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को एक विशेष पैटर्न में उगाया जाएगा। यह जगह और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में भी मदद करती है। मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होता है और कुल उपज इससे बढ़ जाती है। अलग-अलग फसलों को मिलाकर खेती करने से किसान पीड़कों और रोगों को भी कम कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी, पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। यह प्रथा कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक टिकाऊ तरीका मानी जाती है। एक फसल की कुछ पंक्तियां जो है एक तरीके की फसल के लिए होती हैं, जबकि जो दूसरी पंक्ति होती है वो दूसरी के लिए। यानी कि दोनों फसलों को एकांतरण क्रम में उगाया जाता है। इससे क्या होगा? इससे मिट्टी के पोषक तत्वों का बचाव होगा, कीड़े मकोड़े कम होंगे और समग्र फसल स्वस्थ पैदा होती है। यह एक सीमित स्थान का कुशल उपयोग माना जाता है। तो इसे हम यह कह के समझ सकते हैं कि किसान जो है, यदि किसानों को अधिक खाद्य पदार्थ उगाना है उसी सीमित भूमि पर और स्वस्थ उगाना है, तो यह एक खेती का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। उदाहरण के लिए हम 3 फसलें ले लेते हैं, जैसे सोयाबीन, मक्का एवं रागी, या फिर बाजरा, जैसे हम बाजरा भी ले सकते हैं उसकी जगह पर। तो इसमें क्या है, आप जानते हैं सोयाबीन एक प्रोटीन समृद्ध दाल है। मकई जो है वो कई क्षेत्रों में प्रमुख अनाज के रूप में जाती है, माना जाता है। जबकि जो बाजरा होता है, जैसे अंगूर भी कहा जाता है या फिर रागी भी ले सकते हैं, तो उसको भी एक पोषक तत्वों से भरपूर एवं सूखा सहने वाली फसल के रूप में माना जाता है। तो ये उदाहरण फसलों की विविधता, उनके उपयोग और विभिन्न कृषि प्रणालियों में आहार में उनके महत्व को समझने में भी मदद करता है। तो यदि आप अंतर फसलन का चित्र देखना चाहें तो आप देख पा रहे हैं कैसे एकांतर क्रम में 2 तरीके की फसलें उगाई गई हैं। इस चित्र में आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो यदि हम इस उत्तर को आगे समझें तो हम यह आप देख पाएंगे कि ये जो हमने फसल चयन की हैं, उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न होनी चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है? क्योंकि यह आपूर्ति किए गए पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित करेगी। यानी कि यदि एक फसल को किसी मान लीजिए ए, बी, सी, डी इस तरीके के कुछ पोषक तत्व चाहिए, तो दूसरी वाले को उससे भिन्न लेंगे तो दोनों तरीके की फसलों को पोषक तत्व मिलते रहेंगे। यह विधि फसल की पैदावार बढ़ा सकती है क्योंकि कीड़े और बीमारियां
जो हैं वह एक ही फसल से संबंधित सभी पौधों में फैल सकती हैं, लेकिन यदि 2 या 2 से अधिक होंगे तो उनको फैलने में भी मुश्किल होगी। तो बेहतर जो है फसल उग सकती है। तो हम कह सकते हैं यह विधि बेहतर फसल उपज सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी प्रभावी होती है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है, खेतों में खाद और उर्वरक क्यों उपयोग में लाए जाते हैं? तो अपने उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। खेतों में खाद और उर्वरक उनको मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्व देते हैं, क्योंकि यदि हम खाद देंगे और जो कि खाद यानी कि पशु और जो पौधों के अपघटित अवशिष्ट से बने हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इसमें मिट्टी में पोषक तत्व यह मिलाते हैं और कार्बनिक पदार्थों की एक विशिष्ट श्रृंखला से जोड़ते हैं। और जो उर्वरक हैं यानी कि रासायनिक उर्वरक हैं, वो व्यावसायिक रूप से निर्मित किए जाते हैं। तो दोनों में ये अंतर है। खाद तो कैसी होगी? प्राकृतिक होगी, जो पशुओं का अपशिष्ट होता है, जैसे कि गोबर हुआ या पौधों के अपघटित पदार्थों से मिलकर बना होता है। जबकि जो हमारी यह उर्वरक है वह रासायनिक होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे विशिष्ट पोषक तत्व शामिल होते हैं और यह अत्यधिक सांद्र मात्रा में में होते हैं और ये काफी अधिक सांद्र मात्रा प्रदान भी करते हैं। तो दोनों का संयोजन क्या करेगा? मिट्टी के पोषक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है। तो आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके गोबर और उर्वरक मजबूत स्वस्थ पौधे के विकास को बढ़ावा देते हैं। इससे सुदृढ़ वनस्पति विकास होगा, जैसे कि मजबूत तना होगा, घने पत्ते होंगे और उत्पादन जो है फसल का ज्यादा होगा। तो इस तरीके के जो स्वस्थ पौधे फसल में उगेंगे, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होगी, है ना, और कुल फसल का उत्पादन अच्छा होगा। चलिए, तो तीसरा जो प्रश्न है वो यहाँ पूछा गया है, अंतर फसलन और फसल चक्रण के क्या फायदे? तो चलिए समझ लेते हैं अंतर फसलन और फसल चक्र के क्या फायदे हैं। यदि हम अंतर फसलीकरण कर रहे हैं यानी कि एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगा रहे हैं, तो इसके कई तरीके के लाभ होते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, क्योंकि अलग अलग फसलें होती हैं तो मिट्टी के अलग अलग स्तरों से वह पोषक तत्व लेती हैं या उनकी अलग अलग पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं। जब किसी फसल में फलीदार पौधे यानी कि जो लेग्यूम होते हैं, यानी कि दाल इत्यादि, मटर के पौधे, दालें जिससे उगती हैं, उनमें शामिल होती हैं, तो ये क्या करेंगे? ये मिट्टी में नाइट्रोजन को वापस डालने का कार्य करते हैं। एक साथ यदि हम कई फसलों को उगाएंगे तो किसान को प्रति इकाई क्षेत्रफल की उत्पादकता बढ़ जाएगी, जिससे उसकी भूमि संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग होता है। इससे श्रम भी बचता है, क्योंकि अलग अलग खेतों को तैयार करने और प्रबंधित करने में कम समय लगता है। यह अंतर फसलीकरण का एक प्रमुख लाभ है। विभिन्न विशेषताओं वाली फसलों को रणनीति रूप से संयोजित करके किसान क्या करेगा? एक ही भूमि के टुकड़े पर एकल फसल की तुलना में कुल उपज अधिक प्राप्त कर लेगा इस पद्धति के द्वारा। ठीक है। अब क्योंकि अंतर फसलीकरण है तो यह एक निश्चित पंक्ति पैटर्न का उपयोग करेगा, फसलें एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होंगी, तो इसमें कटाई करने में और काफी आसानी होगी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें समय भी बचेगा और श्रम भी बचेगा। तीसरा, प्रति क्षेत्र इकाई भी बढ़ जाएगी, जैसा कि हमने बताया, क्योंकि 2 से ज्यादा फसलें हमने उसमें उगा रखी हैं, तो दोनों ही फसलों की कटाई और गहाई आसानी से अलग अलग भी की जा सकती है, क्योंकि इनका हो सकता है फसल चक्रण अलग अलग, है ना, तो आसानी से उनकी यह की जा सकती है। अगर तो यदि हम ये सारे के सारे जो लाभ थे, ये थे अंतर फसलन के, कि वह मृदा की उर्वरता बढ़ाएगा, समय और श्रम बचाएगा, प्रति इकाई क्षेत्र की में उत्पादकता बढ़ाएगा और दोनों फसलों की कटाई और गहराई आसानी से अलग अलग की जा सकती है। अब दूसरा है, वह है फसल चक्रण। इसके लाभ समझ लेते हैं। इसमें भी मृदा की जो उर्वरता है उसमें सुधार होता है। कैसे होता है? क्योंकि फसलें यदि हम हर सीजन में बदलेंगे तो उनके जीवन चक्र में क्या होती है? रुकावट आती है। किसके जीवन चक्र में रुकावट आती है? जो कोई तरीके के कीड़े मकोड़े किसी एक विशेष फसल को रोक देते हैं, तो जीवाणु और कवक रोक देते हैं किसी एक विशेष फसल को। यदि हमने अगले मौसम में दूसरी फसल उगा दी तो इन कीड़ों का और इन जो जीवाणु हैं, इनकी जीवन चक्र में रुकावट आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएगी। तो हर मौसम में एक अलग फसल लगाकर हम किसान जो है रोगजनक जो कारक होते हैं, पीड़ाजनक जो कारण होते हैं, उनको मिट्टी में एकत्रित होने से रोकते हैं। और यह खरपतवार को भी नियंत्रण करने में मदद करता है, क्योंकि अलग अलग फसलें उनके साथ
अलग-अलग प्रतिस्पर्धा करती हैं। तो इस प्रकार से कीड़ों का संक्रमण कम होगा, बीमारियां कम होंगी और खरपतवार भी नियंत्रित होती है, मृदा की उर्वरता भी बढ़ती है, क्योंकि यदि एक मौसम में हमने मान लीजिए लेग्यूम उगाए, मतलब दालों वाले पौधे उगाए, उसने नाइट्रोजन बढ़ा दी, दूसरे में हम कोई और उगा दें तो वो दूसरे कंटेंट्स को बढ़ाएगा। वो जो कम नाइट्रोजन हो गई थी उसको दालों वाले पौधों ने उगा दी, और दूसरे में यदि हमने गेहूं उगाए हैं तो उसके लिए उन्होंने कुछ और, उसके लिए जो भी हमने संसाधन दिए उसकी, तो मतलब हम कह सकते हैं कि मृदा की जो उर्वरता है वो लगातार कम नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही तरीके की फसलों को अलग अलग तरीके के तत्व चाहिए होंगे मिट्टी से। ठीक है, तो इस तरीके से मृदा में किसी भी विशेष पोषक तत्व के क्षरण से हम मृदा को या मिट्टी को बचा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4। ये पूछ रहा है कि आनुवंशिक हेरफेर क्या होता है? क्या यह कृषि पद्धति में उपयोगी है? यदि है तो कैसे उपयोगी? तो चलिए समझ लेते हैं इसका उत्तर। तो ये जो आनुवंशिक हेरफेर है, यह एक वैज्ञानिक तरीका है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें एक पौधे से एक विशिष्ट लाभकारी गुण के लिए जीन लेकर दूसरे पौधे के आनुवंशिक ढांचे में डाले जाते हैं। यह एक नई संशोधित पौधे की किस्म बनाने के लिए किया जाता है जो वांछित विशेषताओं को व्यक्त करती है। उदाहरण के लिए रोग प्रतिरोध के लिए जीन को एक जंगली पौधे से फसल में स्थानांतरित किया जाता है, या उच्च उपज के लिए जीन को पौधों के एक अलग प्रकार में स्थानांतरित किया जाता है। उदाहरण के लिए चारे की फसलों में अत्यधिक शाखाएं होना शामिल है जो पशुधन के लिए उपलब्ध भोजन की मात्रा बढ़ाती हैं, या मकई और गेहूं जैसे कुछ अनाज हैं जो उच्च उपज वाली किस्में होती हैं, उसके कुल खाद्य उत्पादन में बढ़ावा करती हैं, उनके उत्पादन को बढ़ाती हैं। उदाहरण समाधान यह समझाता है कि कृषि में एक विशेष विधि या प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है। तो एक शिक्षक के रूप में मैं यह संक्षेप में कहना चाहूंगी कि यह समाधान यह दिखाता है कि उत्पादकता, धारणीयता या फसल स्वास्थ्य में सुधार के लिए खेती में एक विशिष्ट प्रथा का उपयोग कैसे किया जाता है। यह वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों को रेखांकित करता है, जिससे छात्र कृषि तकनीकों के व्यवहारिक लाभों और प्रासंगिकताओं को समझने में मदद मिलती है। कृषि में आनुवंशिक हेरफेर के प्रमुख लाभों में से यह एक है कि वैज्ञानिक ऐसी फसलों के विकास कर सकते हैं जो कठोर पर्यावरण के प्रति अधिक सहिष्णु हों। वे किस्में विकसित कर सकते हैं जो सूखा या फिर उच्च लवण युक्त यदि कहीं मिट्टी है या फिर बहुत ज्यादा तापमान है, तो इन परिस्थितियों को बेहतर तरीके से सहने के लिए सक्षम हो। इससे किसान अधिक विविध स्थानों पर फसलों को उगा सकेंगे, और यह चीज यह सुनिश्चित करेगी कि भोजन की आपूर्ति अधिक स्थिर रहे, विश्वसनीय रहे, खासकर जलवायु परिवर्तन से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर। तो आनुवंशिक हेरफेर के कारण फसलों में विशिष्ट वांछनीय विशेषताओं से के चयनात्मक संवर्धन के लिए अनुमति मिलती है। यह पारंपरिक प्रजनन के संभावित सीमाओं से परे जाता है। आनुवंशिक हेरफेर के माध्यम से किसान उच्च गुणवत्ता वाले पेड़ पौधे या फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उनकी जैसे कि अलग अलग गुणवत्ता वाले, जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं गोल्डन राइस, जिसमें क्या होता है, एक विटामिन ए के जो पूर्ववर्ती बीटा कैरोटीन होता है उसको अधिक पैदा करने के लिए इसको संशोधित किया गया है। तो फिर इस तरीके के चावल से हमें विटामिन ए का एक पूर्ववर्ती स्रोत बीटा कैरोटीन मिल जाता है। तो हम विशेष गुणवत्ता वाले कुछ कुछ प्रजातियों को इस पद्धति के माध्यम से बना सकते हैं। आनुवंशिक हेरफेर का उपयोग फसलों की किस्मों को बनाने के लिए भी किया जाता है जिनकी परिपक्व होने की अवधि कम हो। इस तरीके की भी फसलें बनाई जा सकती हैं, मतलब फसलों को बढ़ने और पकने में समय कम लगे, जिससे किसान उन्हें जल्दी काट सकें और कभी कभी एक ही मौसम में दो या दो से अधिक फसलें उगा सकें। तो ये कितना अच्छा होगा। तो ऐसी छोटी खेती के मौसम वाले क्षेत्रों के किसानों के लिए ये विशेष रूप से लाभकारी होता है और फसल उत्पादन की कुल लागत को भी यह कम करता है। अगला प्रश्न है, भंडारित अनाज का नुकसान कैसे होता है, समझाएं। तो भंडारित अनाज का जो नुकसान है वह
आपको पता है जो संग्रहित अनाज है वो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि कभी-कभी कुछ ऐसे कारक होते हैं जैविक एवं अजैविक दोनों, जो विभिन्न प्रकार के खतरों को ला सकते हैं। तो ये दोनों तरीके के जो खतरे हैं उनको क्रमबद्ध समझ लेते हैं। अगर हम सबसे पहले अजैविक कारकों को देखें तो उनमें 2 आएँगे, नमी एवं तापमान। यदि नमी आ जाएगी तो क्या होगा? बहुत ही जल्दी जो हमने भंडारित अनाज रखे हैं उनमें कवक और बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाएगा। और ऐसे ही यदि तापमान तापमान कुछ ऐसा रहा कि उसमें वो सूक्ष्म जीवियों के लिए सही रहा, अनुकूलित रहा, तो वहाँ पे सूक्ष्म जीवी जो है फटाफट से अपनी वृद्धि करेंगे और क्या करेंगे? और उस अनाज को खराब कर देंगे, या फिर जो कीट-पतंगे हैं, उनका भी तेज़ी से विकास हो सकता है। तो इसीलिए ये दोनों ही चीज़ें, नमी और तापमान, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और इनको सही रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा अनाज खराब ना हो। यदि हम जैविक कारणों की बात करें तो उसमें कई तरीके के कीट, पतंगे, कई तरीके के घुन जो होते हैं, पक्षी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सभी जैविक कारण के अंदर आते हैं। और चूहे और मेंढक भी कभी-कभी जो है अनाज को भारी मात्रा में नुकसान पहुँचाते हैं, और खास तौर से चूहे अपने अवशिष्ट से स्टॉक को खराब भी कर देते हैं। पक्षी यदि भंडारण क्षेत्र में घुस जाएँ तो वो अनाज को खा लेते हैं और उसे क्षति पहुँचा देते हैं। इसी प्रकार से जो जीवाणु और कवक है, यदि सही तापमान ना रहे तो यह भी काफ़ी-काफ़ी विषाक्त पदार्थ पैदा कर देते हैं, और खास तौर से यदि उस भंडारण वाली जगह पर तापमान नम होगा और शुष्क होगा तो जो भी इस तरीके का पारिस्थितिक परिस्थिति होगी जिसमें वो अपनी वृद्धि कर सकते हैं, तो फटाफट से वो वहाँ वृद्धि करेंगे, अनाज का सेवन करेंगे और अनाज को खराब कर देंगे। तो यह इस प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 यहाँ पूछा गया है, अच्छी पशुपालन पद्धतियाँ किसानों को कैसे लाभ पहुँचाती हैं? तो चलिए उत्तर समझ लेते हैं इसका। तो अच्छी खेती के जो अभ्यास हैं उनके लाभों को एक-एक करके समझेंगे। अच्छी पशुपालन जो पद्धतियाँ हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक यह है कि यदि हम चुनिंदा प्रजनन के माध्यम से नस्लों का जानबूझकर हम इसमें सुधार कर सकते हैं। यानी कि हम घरेलू पशुओं की जो नस्लें हैं उनको में सुधार कर सकते हैं। जिससे हम उनके कुछ वांछित तरीके के गुणों को और ज़्यादा उच्च कोटि का बना सकते हैं। जैसे अधिक दूध पैदावार करने की क्षमता, तेज विकास करना, या किसी भी बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता। तो इससे क्या होगा? किसान के पास उत्कृष्ट पशुधन विकसित तरीके का रहेगा और उससे उनका जो जिस भी तरीके का उत्पादन है किसान को ज़्यादा मिलेगा, तो हम कह सकते हैं किसान को काफ़ी लाभ होगा। जब पशुओं की वैज्ञानिक देखभाल का प्रबंधन किया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाता है, तो निश्चित तौर पर अच्छी नस्ल वाले जो है पशु बनते हैं। सीधे रूप से हम कह सकते हैं कि पशु के उत्पादों का भी जो है ज़्यादा फिर उत्पादन बनता है इस तरीके से। तो ये उदाहरण के लिए यदि हम समझें तो अच्छी तरीके से यदि हम पोषित कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं गायों की, तो वो अधिक दूध देंगी, मुर्गियाँ अधिक अंडे देंगी और पशुधन में भी मांस की उपज ज़्यादा होगी। और यह बढ़ी हुई जो उपज है वो किसानों को इन उत्पादों की बढ़ती हुई बाजार में मांग को पूरा करने में मदद करेगा, और क्या होगा? किसान की आय में अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी। तो इस उचित प्रबंधन में उनका स्वच्छ और पर्याप्त आश्रय देना उनको पशुओं को बहुत अत्यंत आवश्यक है। उनको संतुलित आहार देना आवश्यक है और रोगों से उनकी सुरक्षा करना काफ़ी आवश्यक है। एक खेत की आर्थिक सफलता की कुंजी यही होती है। इसीलिए एक स्वस्थ पशु की जो उत्पादक पशु होता है, उसको हमें पालने के लिए सभी अच्छी पशुपालन प्रथाओं को अपनाना चाहिए ताकि उनकी जो मृत्यु दर है, उससे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकें, जो किसानों के लिए काफ़ी बड़ा खर्चा मानी जाती है। अपने पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनके कल्याण में निवेश करने से किसान क्या करता है? अपना उत्पादन ही बढ़ाएगा, अपना खर्चा कम करेगा और अंततः उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार ही होगा। चलिए, अब हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 7। इसमें पूछा जा रहा है पशुधन पालन के क्या लाभ हैं? तो इस समाधान की तरफ चलेंगे और उसके लाभों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला लाभ है दूध उत्पादन जो है इससे बढ़ाया जाता है।
जैसे कि आपको पता है किसानों के लिए, जो किसान मनुष्यों के लिए एक पोषण देने वाला एक प्रमुख व्यक्ति होता है, क्योंकि जो गाय हैं, पशु हैं, उनसे दूध मिलता है और दूध से ही हमें पनीर मिलता है, दही मिलता है, चीज़ मिलती है ना? तो और इन सभी चीज़ों का बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। इसीलिए जो पशुपालन के लिए जितनी भी गायें हैं, भैंसें हैं, उनकी विशिष्ट नस्लों को पाला जाता है और उनका प्रबंधन बहुत अच्छे से किया जाता है ताकि दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सके। और अच्छी गुणवत्ता वाला मांस, अच्छी रेशे, त्वचा, यह सब भी उन्हीं से प्राप्त होता है, जितने भी पशु होते हैं। आपको पता है कभी-कभी उनकी जो खाल होती है वो चमड़े का एक मुख्य स्रोत बनती है, जिससे विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे जूते, बैग, फर्नीचर ये सब बनते हैं। तीसरा, जो भारवाही पशु हैं, उनकी भी अच्छी नस्ल हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे बैल की तक, ठीक है? तो विशेष रूप से ये जो बैल होते हैं, इनसे भारी कृषि कार्य कराए जाते हैं और उसके लिए उनको प्रशिक्षित भी किया जाता है। ये खेतों की जुताई में मदद करते हैं, सिंचाई में मदद करते हैं, गाड़ी खींचने में मदद करते हैं, जो कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो पशुपालन के ये भी लाभ होते हैं कि हम भारवाही पशुओं की भी असली नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यह है प्रश्न संख्या 8। इसमें लिखा है, उत्पादन बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन में क्या सामान्य है? चलिए उत्तर पर चर्चा करते हैं। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए इन तीनों में, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन में, प्रसंकरण जो है वह एक सामान्य अभ्यास है। यह जो प्रथा है, यह इन तीनों में ही अलग-अलग नस्लों के सर्वोत्तम गुणों को जोड़कर उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। जैसे कि यदि हम मुर्गियों में देखें तो मुर्गी अधिक अंडे दे सकती हैं, यदि हमने उनमें प्रसंकरण कराया तो। और मछलियाँ ज़्यादा बड़ी मछलियाँ दे सकती हैं, बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जिनमें ज़्यादा हो। मधुमक्खियाँ भी अधिक उत्पादन वाली बन सकती हैं, मेहनती हो सकती हैं। तो पशुपालन में उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए इस तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है कि आप कैप्चर फिशिंग से मैरीकल्चर एवं एक्वाकल्चर को कैसे विभेदित करेंगे, या तीनों किस तरीके से अलग हैं, यह बताएं। तो चलिए अब हम उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। तो जो कैप्चर फिशिंग, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पकड़ मत्स्यन, मैरीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं समुद्री संवर्धन, और एक्वाकल्चर को बोलते हैं जल कृषि। इन तीनों के बीच में अंतर को समझ लेते हैं। तो यदि हम जलाशय में मछली पकड़ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे पकड़ मत्स्यन। यदि हम समुद्र में खेती करके मछलियों को उगा रहे हैं तो समुद्री संवर्धन है। और यदि किसी एक मत्स्य पालन कर रहे हैं किसी तालाब में या किसी मानव निर्मित झील में, तो उसको हम एक्वाकल्चर कहेंगे। तो यदि हम इन तीनों का एक इस तालिका के माध्यम से इनके बीच में कंपैरिजन करें, इनको देखें, तो आप देख पाएंगे मछली पकड़ना जो है वो होगा प्राकृतिक संसाधनों पर, यानी कि तालाबों, नहरों और नदियों में किया जाएगा, जबकि जो समुद्री संवर्धन है यह खुले समुद्र में समुद्री मछलियों को पालने की एक विधि मानी जाएगी। जबकि जल कृषि जो है यह ताजे पानी और खारे पानी का जो स्रोत होता है, जहाँ ये दोनों मिलते हैं, वहां पर उन संसाधनों में यदि हम मछलियों को उगा रहे हैं, उनका उत्पादन करा रहे हैं, तो यह वह माना जाएगा। यदि हम मछली पकड़ने को देखें तो इसके द्वारा मछली का पता लगाना काफी आसान होगा, और इसमें मछली पकड़ने के लिए जालों का उपयोग काफी किया जाता है। यदि समुद्र से हमें मछली पकड़नी है, समुद्री हमें संवर्धन पर ध्यान देना है, तो यहाँ पर मछलियों का पता लगाने के लिए उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, इको साउंडर की मदद ली जाती है, क्योंकि ये जो ध्वनियां होती हैं यह मछली से टकराकर वापस बताती हैं कहाँ पर मछलियां ज्यादा हैं। तो इन्हें मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर प्रयोग किया जाता है, और कई बार मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर जालों का भी प्रयोग किया जाता है। जबकि जल कृषि में आसानी से पता लगाया जा सकता है कि मछलियां कहाँ हैं, क्योंकि ये तो वहां जहाँ दोनों इस तरीके के पानी हैं वहां पर किया जाता है, और मछली पकड़ने के लिए जालों का उपयोग इन पे किया जाता है। ठीक है। तो यदि आप देखें तो जो हमारा, अगर हम इसकी तरफ ध्यान दें कि जो मैरीकल्चर जिसको हमने कहा, यानी कि समुद्री संवर्धन कहा,
वहाँ पर विशेष रूप से व्यावसायिक उद्योगों वाली मछलियों को उगाया जाता है, जैसे कि झींगा, सीप इत्यादि। और लेकिन जो एक्वाकल्चर है, यानी कि जिसे हम हिंदी में जल कृषि कह रहे हैं, वहाँ पर जलीय जीवों की नियंत्रित खेती की जाती है। वहाँ पर मछलियाँ, शैल मछलियाँ, जलीय पौधे भी बल्कि शामिल होते हैं। जो हमारी समुद्री संवर्धन है, वहाँ पर नमकीन पानी में जो है मछलियों को उगाया जाता है, जबकि जो जल कृषि है उन उसमें जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, तालाब, नहरें इत्यादि के संसाधन शामिल होते हैं। तो इन तीनों ही तरीकों से मछली के उत्पादन को बढ़ाया जाता है और अच्छी उपज को सुनिश्चित किया जाता है। तो यह थे आज के प्रश्न उत्तर का सत्र। मुझे उम्मीद है आपको सभी प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। अब अगले सत्र में कुछ अगले टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।